Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, व्यक्तित्व के 50 प्रश्न पीडीएफ सहित इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने वहां पर लिंक दे दिया है। मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 6 है और व्यक्तित्व का संपूर्ण टॉपिक, इस टेस्ट में आपका मूल्यांकन कर सकता है। व्यक्तित्व के संपूर्ण टॉपिक का ये टेस्ट मित्रों, 50 के 50 प्रश्न आपको बहुत ही शानदार और अच्छे और यूनिक लगने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। और अब मैं टेस्ट का शेड्यूल जो बिगड़ रहा था उसको बिल्कुल सही करने वाला हूं और बहुत ही जल्द 1 या 2 दिन में आपके 11th-12th की साइकोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। लगभग सोमवार से, मान लीजिए जैसे आज क्या वार है, आज शनिवार है, तो शनि रवि सोमवार से मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लास को। मित्रों, शुरू करते हैं इस टेस्ट को। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न। तो पहला प्रश्न आता है, हिप्पोक्रेट्स द्वारा बतलाए गए व्यक्तित्व का गुस्सेल प्रकार निम्न में से किस द्रव की अधिकता से होता है? पीला पित्त, काला पित्त, रक्त और कफ या श्लेष्मा? तो मित्रों, हिप्पोक्रेट्स ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था उसमें उन्होंने जो व्यक्तित्व गुस्सेल प्रकार, मतलब जिन लोगों को बात बात पर गुस्सा आ जाता है, उनमें कौन से द्रव की अधिकता होती है? तो मित्रों, इसका राइट आंसर है पीले पित्त की उनमें अधिकता होती है, ऐसा इन्होंने बताया था। आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों, यदि किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना दुबला पतला, लंबा कद एवं कमजोर मांसपेशियों से युक्त हो तो इसे किस तरह के व्यक्तित्व में रखा जाएगा? पिकनिक, एस्थेनिक, डाइप्लास्टिक और इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, इसका राइट आंसर रहेगा एस्थेनिक प्रकार में इसको रखा जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी शारीरिक संरचना दिखने में वो दुबला पतला हो, कद उसका लंबा हो, उसकी मांसपेशियां कमज़ोर हो, तो उसको एस्थेनिक प्रकार के अंतर्गत रखा जाता है। मित्रों, यहाँ पर आपका दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, विस्रोटोनिया स्वभाव के व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा होता है? एंडोमार्फी, मेजोमार्फी, एक्टोमार्फी और एनोमार्फी? तो मित्रों, स्वभाव के आधार पर जिसका स्वभाव विस्रोटोनिया होता है उसमें व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है? इसका राइट आंसर है एंडोमार्फी। किसके अंतर्गत रखा जाता है उसको? एंडोमार्फी के। अगर ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी है तो मैंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ा रखा है, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो व्यक्तित्व का वर्गीकरण बाय PN लोधा, इतना लिखते ही यूँ मान लीजिए वो क्लास आ जाएगी और बिल्कुल एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ने को आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा अगर पूरा सीख लिया तो। यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों, आइजेंग के अनुसार मनोविकृति का विपरीत क्या होगा? स्नायु विकृति, पराअहम की क्रियाएं, बहिर्मुखता और अंतर्मुखता? तो मित्रों, आइजेंक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसमें इन्होंने मनोविकृति एक व्यक्तित्व का प्रकार बताया है। इसका विपरीत पूछा है इस प्रश्न में, तो इसका विपरीत होता है पराअहम की क्रियाएं। दूसरा विकल्प सही है। अगर यूँ पूछता कि अंतर्मुखता का विपरीत क्या होता, तो फिर आपका अंतर्मुखता का क्या होता, तो आपका आंसर बहिर्मुखता होता। आपका यहाँ दूसरा विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 5, जिस किसी शील गुण की प्रधानता होती है तथा जिनसे व्यक्तित्व के लगभग प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या हो सकती है को कहा जाता है? तो उस शील गुण को क्या कहा जाता है जिससे व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या हो जाती है? केंद्रीय शील गुण, कार्डिनल शील गुण, गौण शील गुण और इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, इसका राइट आंसर आता है कार्डिनल शील गुण। शील गुणों के 2 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए, शील गुण के सिद्धांत एक तो अल्पोर्ट द्वारा और एक केटल द्वारा, इनके द्वारा ही दिए गए हैं। तो वो अगर सिद्धांत नहीं पढ़े तो वो भी वीडियो में ज़रूर पढ़े, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। चैनल पे चल जाना, मेरे चैनल पे। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे मित्रों, केटिल के अनुसार परोपकारिता एक उदाहरण है मूल शील गुण का, सतही शील गुण का, केंद्रीय शील गुण का और सामान्य शील गुण का? तो मित्रों, परोपकारिता यहाँ पर उदाहरण आपको कौन से शील गुण के अंतर्गत रखना है? तो मित्रों, राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 6 में। साथियों, इसका राइट आंसर आता है सतही शील गुण। ठीक है, दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही रहेगा।
जो केटल ने शील गुण का वर्गीकरण किया है उसमें परोपकारिकता नाम का जो शील गुण बताया है उसको किसके अंतर्गत रखा है? सतही शील गुणों के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, निम्न में से कौन सा अक्षर चिन्ह केटल के 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली में कोई कारक नहीं होता है? एम, ई, सी और पी। तो मित्रों जो आर बी केटल ने 16 पी प्रश्नावली जिस बनाई थी जो, उसमें कौन सा अक्षर चिन्ह नहीं होता है या जिनका इन्होंने कोई कि भाई हाँ ये कुछ होता ही नहीं है, ये होता है, तो यहाँ पर नहीं होता है पूछा गया है। तो एम, ई, सी, पी इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो मित्रों राइट आंसर है इसका चौथा विकल्प पी। यहाँ पर पी अक्षर चिन्ह का इन्होंने उल्लेख नहीं किया है, ये नहीं बताया है, तो आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। बाकी एम, ई, सी एक एक चीज़ इन्होंने बताई है इनके बारे में, बल्कि पी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, रोरशैक परीक्षण का कार्ड संख्या 8 किस तरह का कार्ड है? काला उजला कार्ड, रंगीन कार्ड, अक्षत रंगीन कार्ड और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ये अंशतः रंगीन है ये ना। तो जो रोरशैक शहीद अब्बा परीक्षण मैंने आपको पढ़ाया था उसमें कुल कार्डों की संख्या आपको 10 बताई थी। उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि जो 8वें नंबर का कार्ड है वो किस तरह का होता है? तो आपका आंसर है रंगीन कार्ड होता है। कैसा होता है? रंगीन कार्ड। आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 9, विषय आत्मबोधन परीक्षण में किसी एक व्यक्ति पर कितने कार्ड का क्रियान्वयन किया जाता है? 20, 15, 30 और 31। तो मित्रों इस प्रश्न का आप आंसर बताओगे या तो 30 बताओगे या 31 बताओगे, लेकिन आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है। प्रश्न को समझिए और फिर आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है 20। अब आप कहोगे कि सर 20 कैसे? देखो प्रश्न पूछा है कि एक व्यक्ति पर कितने कार्ड का क्रियान्वयन किया जाता है, मतलब एक व्यक्ति पर कितने कार्ड प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रयोग तो 20 ही किए जाते हैं। अगर विकल्प में 21 होता तो वो राइट हो जाता, लेकिन नहीं है ना, तो फिर 20 राइट है। अब आप कहोगे सर 30 कार्ड होते हैं। बिल्कुल, अगर यूँ पूछता कि विषय आत्मबोधन परीक्षण में कुल कार्डों की कितनी संख्या होती है, तो वहाँ पर फिर आपका आंसर 30-31 पे चल जाता। लेकिन यहाँ क्रियान्वयन की बात की जा रही है, मतलब प्रयोग कितने किए जाते हैं, तो वहाँ पर 101% 20 ही किए जाते हैं। अगर 21 विकल्प में नहीं है तो आपका प्रथम ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, MMPI का उपयोग किन के लिए किया जाता है? वयस्कों के लिए, बच्चों के लिए, किशोरों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों MMPI का उपयोग किशोरों के लिए किया जाता है। किन के लिए किया जाता है? किशोरों के लिए। आपका तीसरा विकल्प इसमें सही है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे मित्रों, सामुदायिकता, निस्वार्थता तथा हास्य तीनों शीलगुण मिलकर एक नए शीलगुण का जन्म देते हैं। उस नए शीलगुण का नाम क्या है? ये भी अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया था आपको कि सामुदायिकता, निस्वार्थता और हास्य तीनों चीज़ें मिलकर एक नए शीलगुण बना देती है। क्या होती है वो? मित्रता, सांवेगिक स्थिरता, बहिर्मुखता और अंतर्मुखता। तो मित्रों आपका राइट आंसर है मित्रता। क्या नया शीलगुण क्या बनता है? मित्रता में सामुदायिकता, निस्वार्थता और हास्य तीनों चीज़ों का होना कंपलसरी है। प्रश्न नंबर 11 में आपका प्रथम ही विकल्प राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 12, व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है, पहचानिए। प्रक्षेपी परीक्षण विधि का आपको चयन करना है कि कौन सी विधि प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आती है। साक्षात्कार, शब्द साहचर्य परीक्षण, व्यक्ति अध्ययन और चेकलिस्ट। तो मित्रों यहाँ पर जो शब्द साहचर्य परीक्षण है ये प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आती है। बाकी साक्षात्कार, व्यक्ति अध्ययन और चेकलिस्ट ये प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत नहीं आती है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? शारीरिक रचना, शील गुण, त्वचा एवं बालों का रंग और सामाजिकता। तो मित्रों शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो किया है वो शारीरिक रचना के आधार पर किया है। अतः आपका कौन सा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा? प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट 14वां प्रश्न देखते हैं, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? एक एक सिद्धांत ये भी मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया था, इदम अहम, परम अहम और इदम व अहम। तो मित्रों जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह इदम होता है। क्या होता है? इड भी आप इसको कह सकते हो। तो आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे मित्रों,
एक व्यक्ति में देवत्व है मनोविश्लेषण सिद्धांत में यह किसके लिए प्रयुक्त किया है? इड, ईगो, सुपर ईगो, लिबिडो। तो मित्रों कोई व्यक्ति में देवत्व मतलब देवता के समान गुण हैं तो उसको सुपर ईगो के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे, सुपर ईगो वो व्यक्ति कहलाएगा। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 16 है मित्रों, व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और में है। बुद्धि जो व्यक्तित्व और बुद्धि में संबंध होता है वो बुद्धि और अध्ययन में होता है, बुद्धि और व्यवहार में होता है, बुद्धि और संलग्नता में होता है, या बुद्धि और समायोजन में होता है। तो मित्रों व्यक्तित्व और बुद्धि में जो संबंध होता है वही संबंध बुद्धि और व्यवहार में होता है। कौन सा विकल्प सही है आपका? चौथा विकल्प सही है मित्रों यहाँ पर आपका। प्रश्न नंबर 17, क्रेचमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति स्वभाव से होते हैं क्रोधी, तटस्थ, प्रसन्नचित और चिंतित। तो मित्रों क्रेचमर ने जो शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसमें इन्होंने एक प्रकार बताया है स्थूलकाय। वो स्वभाव से कैसे होते हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा प्रसन्नचित होते हैं। वो कैसे होते हैं? प्रसन्नचित, मतलब ये अधिकतर टाइम प्रसन्न रहते हैं। ऐसा नहीं इनको क्रोध ज़्यादा नहीं आता, ये प्रसन्न मुद्रा में ज़्यादा रहते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है प्रक्षेपी विधियों द्वारा, अवलोकन विधियों द्वारा, साक्षात्कार द्वारा और आत्मकथा द्वारा। तो मित्रों अचेतन मन का अध्ययन प्रक्षेपी विधियों द्वारा किया जाता है। आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया? युंग, फ्रायड, एडलर और हार्नी। तो मित्रों सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय यहाँ पर युंग द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? युंग द्वारा सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया है। तो मित्रों आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे मित्रों, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सर्जित करता है जहां से बालक पेज चुरा सकता है। यह उदाहरण है प्रक्षेपण परीक्षण का, परिस्थिति परीक्षण का, अवलोकन विधि का और खेल विधि का। तो मित्रों अगर कोई मैंने ये भी टेस्ट आपको पढ़ाया है जिसका नाम है परिस्थिति परीक्षण, जिसको सिचुएशन टेस्ट भी कहते हैं। तो मित्रों जो परिस्थिति परीक्षण होता है उसमें ईमानदारी का मूल्यांकन किया जाता है और कृत्रिम परिस्थितियाँ सर्जित की जाती है। तो आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट 21वां प्रश्न देखेंगे मित्रों, व्यक्तित्व का प्रकार प्रस्तावित किया है युंग ने, एडवर्ड ने, आइजेंक व केटल ने और फ्रीडमैन व रोजनमैन ने। तो मित्रों व्यक्तित्व का प्रकार किसने बताया है? इसका राइट आंसर है फ्रीडमैन और रोजरमैन। तो साथियों यहाँ पर देखिए प्रकार ए, टाइप ए और टाइप बी इन्होंने बताया है व्यक्तित्व के वर्गीकरण में, इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट 22 प्रश्न आता है, रोजविंग परीक्षण करता है। ये प्रश्न ही गलत टाइप हो गया, सॉरी, इसके लिए पूरा प्रश्न पढ़ता हूँ मैं। रोजविंग परीक्षण मापन करता है, यहाँ पर मापन शब्द भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मापन। तो मित्रों जो PDF मैंने दी है उसमें आप मापन लिख सकते हो अगर प्रिंट निकलवाते हो तो रोजविंग परीक्षण मापन करता है तार्किक चिंतन का, व्यक्तित्व का, सृजनात्मकता का और कुंठा का। तो मित्रों रोजविंग जो परीक्षण है वो व्यक्तित्व का मापन करता है। किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 22 में 23 प्रश्न है, 16 PF प्रश्नावली किसने बनाई? आल्पोर्ट, शेल्डन, क्रेचमर और केटल। तो मित्रों जो 16 PF प्रश्नावली है इसका निर्माण RB केटल के द्वारा किया गया है। यहाँ पर चौथा ही विकल्प आपका सही है। मित्रों प्रश्न नंबर 24 है, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है व्यक्ति इतिहास, क्रम निर्धारण मापनी, रोडशा परीक्षण और शब्द साहचर्य परीक्षण। तो मित्रों देखिए व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि की बात करें तो यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठ विधि आती है व्यक्ति इतिहास विधि। ये एक व्यक्तिनिष्ठ विधि है क्योंकि इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 25, पास एलांग टेस्ट का विकास किसने किया? अलेक्जेंडर, मॉर्गन, बिनेट और टेलर। तो मित्रों पास एलांग टेस्ट है ये अलेक्जेंडर ने बनाया था। प्रथम विकल्प सही है आपका यहाँ पर। प्रश्न नंबर 26, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है और बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर होता है।
तो मित्रों जो बहिर्मुखी विद्यार्थी होता है वो अंतर्मुखी विद्यार्थी से मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। इस विशेषता के आधार पर वो भिन्न होता है। उसके मन में कोई बात आती है तो वो तुरंत उसको अभिव्यक्त कर देता है। प्रश्न नंबर 27, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। कहा कि शेषावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा और उपयुक्त सभी। तो मित्रों पियाजे ने व्यक्तित्व के बारे में कौन सी विचारधारा यहाँ पर दी है इन विकल्पों के अनुसार? सही आंसर है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तिगत विकारों से मुक्ति और इनमें से सभी। तो मित्रों मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करना यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है। आपका यहाँ पर पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, ये बिल्कुल विकल्प सही है। कई बुक्स में इसका आंसर चौथा विकल्प भी दे रखा है, अदर स्टेट में चौथा विकल्प भी मान रखा है, लेकिन राजस्थान में इसका प्रथम विकल्प सही माना गया है। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके जाए कि इसका राइट आंसर आप चौथा मानते हो या प्रथम विकल्प सही मानते हो, ये ज़रूर कमेंट करके जाए। मैं वापस RBSC के आंसर की से इसको कंफर्म करके अगले वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगा। प्रश्न नंबर 29, तो प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? पर्यटन एवं त्रुटि, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम और अनुदेशनात्मक अधिगम। तो मित्रों बालक के व्यक्तित्व की यहाँ पर बात की है, तो मित्रों उसके व्यक्तित्व को सर्वाधिक अनुदेशनात्मक अधिगम प्रभावित करता है। कौन सा अधिगम? कौन सा अनुदेशनात्मक अधिगम उसके व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करता है? चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे मित्रों, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? विकल्प है यहाँ पर 13, 15, 16 और 14। तो साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर आता है 16। ठीक है, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तिगत शील गुणों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है मित्रों। प्रश्न नंबर 30 में आपका तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 31, फ्रायड की अनुशासित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तय अनैच्छिक रूप से सभी तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है, उसे क्या कहेंगे? परा अहम, अहम तथा परा अहम, इदम और अहम। तो मित्रों इसका राइट आंसर आता है इदम। इसका राइट आंसर इदम कैसे है? देखिए कि फ्रायड ने जो बनाया है, बताया है कि भाई जो व्यक्तित्व का प्रकार होता है इदम, उसके अंदर अगर कोई इच्छा उत्पन्न होती है तो वो तुरंत उसको पूर्ण करना चाहता है, चाहे वो किसी को नुकसान पहुंचा कर हो, चाहे वो अपने को बस उसमें फ़ायदा मिलना चाहिए, अपनी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, अपने को ये पता नहीं है कि वो किसी भी रूप में प्राप्त हो। तो मित्रों इसलिए इसका इदम ही आंसर राइट है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे मित्रों, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन मापक है? तो स्व प्रतिवेदन मापक आपको बताना है रोर्शा परीक्षण, TAT, CAT और MMPI। तो मित्रों स्व प्रतिवेदन मापक यहाँ पर निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर बताइए साथियों। साथियों इसका राइट आंसर है MMPI को स्व प्रतिवेदन मापक कहते हैं। स्व प्रतिवेदन मापक के अंतर्गत इसको शामिल रखा गया है। प्रश्न नंबर 33 आता है मित्रों, निम्न में से कौन सी तकनीक अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने के उपयोगी है? कि जो अचेतन मन में जो बातें छुपी होती है उनको किस तकनीक के माध्यम से जाना जाता है? स्थिति परक परीक्षण, साक्षात्कार, 16P और वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो मित्रों यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उस विकल्प के अकॉर्डिंग जो वाक्य पूर्ति परीक्षण है, इसके द्वारा अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जाना जा सकता है, क्योंकि ये एक प्रक्षेपी परीक्षण है और प्रक्षेपी परीक्षण के द्वारा ही अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 34, व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं, उसकी योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है?
स्व सम्मान, स्व नियंत्रण, स्व संप्रत्यय और सभी। तो मित्रों व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं, उसकी योग्यताओं का प्रत्यक्षण स्व संप्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? स्व संप्रत्यय। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 35 प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? साक्षात्कार, स्थिति परक परीक्षण, रोर्शा परीक्षण और प्रेक्षण। तो मित्रों यहाँ पर व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है ये पूछा है, तो आपका रोर्शा परीक्षण ये एक प्रक्षेपी परीक्षण है। बाकी ये तीनों व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियों के अंतर्गत आ जाती है। 36 प्रश्न है मित्रों, क्रोध, घमंड, आलस्य, असहायता की भावना अधिक होती है सात्विक में, राजसिक में, तामसिक में और सभी में। तो मित्रों जो लोग तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं उनमें क्रोध, घमंड, आलस्य और असहायता की भावना अधिक होती है। 37 प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन के स्व प्रतिवेदन मापक में सम्मिलित नहीं है। स्व प्रतिवेदन मापक में कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं होता है? मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, कथानक संप्रत्यय परीक्षण। तो मित्रों जो कथानक संप्रत्यय परीक्षण है ये एक प्रक्षेपी परीक्षण है, बाकी ये तीनों स्व प्रतिवेदन मापक में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है साथियों, कथानक संप्रत्यय परीक्षण। प्रश्न नंबर 38 है, अहम का कार्य है नैतिक आचार संहिता निर्धारित करना, इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना, अतृप्त इच्छाओं का भंडार ग्रहण करना और हमारी सुखानुभूति की प्रवृत्तियों की सामाजिक मानकों की परवाह किए बगैर तृप्ति करना। तो मित्रों अहम का ये तो परम अहम का कार्य है, ये अहम का है, ये इदम का है और ये भी इदम का है। तो मतलब ये इदम जो अहम है वो क्या करता है? इदम और वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाता है। दूसरा विकल्प सही है। 39 प्रश्न, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का और केवल वातावरण का। तो मित्रों मानव व्यक्तित्व आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। किसका? आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे मित्रों, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है, व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है और व्यक्तित्व व्यक्ति के बाहरी रूप तक सीमित होता है। तो मित्रों अगर असत्य कथन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चौथा विकल्प असत्य कथन है। ये बाहरी रूप तक सीमित होता है, ये गलत बात है। व्यक्ति सिर्फ जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तो यहाँ चौथा विकल्प सही हुआ आपका। 41 प्रश्न है, थांडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो मित्रों थॉर्नडाइक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसका आधार इन्होंने रखा है चिंतन और कल्पना के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। प्रश्न नंबर 42 है मित्रों, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक, कलात्मक, बहिर्मुखी और धार्मिक। तो इनमें से कौन सा व्यक्तित्व है जो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त कर देता है? तो मित्रों इसका राइट आंसर है बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाता है। वो कैसे? देखिए, अपने ऊर्जा बल को मतलब उसके अंदर जो ऊर्जा बल है उसको बाहर की ओर, मतलब वो किसी से शर्माता नहीं है, कहीं पर बोलने में उसको हिचकिचाहट नहीं रहती है, जो बोलना है वो बोल देता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो मित्रों इसका तीसरा विकल्प इस प्रकार राइट माना जाएगा। प्रश्न नंबर 44, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका अर्थ है कि प्रश्न नंबर 43 टाइपिंग नहीं हुआ है, गलती, इसके लिए खेद है। तो मित्रों कोई शिक्षिका है उसका भावनात्मक बुद्धि लब्धांक आपको ऊंचा लगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह उच्च बुद्धि रखती है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है और वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो मित्र इसका अर्थ होता है वह संतुलित व्यवहार रखती है क्योंकि उसका जो भावनात्मक बुद्धि लब्धांक है वो उच्च है। प्रश्न नंबर 45 है मित्रों, व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह कथन है वैलेंटाइन, एडलर, एरिक्सन और वुडवर्थ। तो मित्रों व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह कथन वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। प्रथम विकल्प सही है आपका। प्रश्न नंबर 46, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है क्रिया करने की तीव्र इच्छा करने वाला, प्रबल सार सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं, विनम्र सरल स्वभाव वाला व्यक्तित्व,
और व्यक्ति जो अपने पर्यावरण के प्रभाव के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करता है। तो अंतर्मुखी की विशेषता आपको देखनी है इसमें मित्रों। अगर अंतर्मुखी की विशेषता मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर विनम्र सरल स्वभाव वाला व्यक्तित्व राइट रहेगा, क्योंकि बाकी के जो विकल्प है वो तो बहिर्मुखी की विशेषताएं हैं। क्रिया करने की तीव्र इच्छा बहिर्मुखी, प्रबल सरलता से परेशान होने वाला नहीं, मतलब जो सरलता से परेशान नहीं होता है बहिर्मुखी। व्यक्ति जो अपने पर्यावरण के प्रभाव के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करता है बहिर्मुखी, लेकिन विनम्र सरल स्वभाव वाला व्यक्तित्व अंतर्मुखी। तीसरा विकल्प सही है। 47 पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा का शब्द है? सोच समझकर उत्तर देना। अंग्रेजी, रोमन, जर्मन और लैटिन। राइट आंसर है इसका अंग्रेजी। आप कहोगे सर लैटिन है, नहीं, मैंने पूछा है पर्सनैलिटी किस भाषा का है। मैंने यूँ नहीं पूछा है कि पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है, ऐसा नहीं पूछा है। अगर ऐसा पूछता कि पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है फिर लैटिन सही रहता, लेकिन पर्सनैलिटी शब्द तो अंग्रेजी भाषा का है भाई, पहला विकल्प सही है। इस प्रकार से आपके साथ एग्जामिनर भी खेल सकता है। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे मित्रों। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं संदेही, शंकालु तथा एकांत प्रिय रहने वाले, दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाला, समूह का नेतृत्व करने वाला और दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता। तो मित्रों अंतर्मुखी की विशेषता तो सिर्फ एक ही दिख रही है कि वो संदेही, शंकालु तथा एकांत प्रिय रहने वाला होता है। 49 प्रश्न आता है मित्रों। 49 प्रश्न है अहम शक्ति एवं सामाजिक लक्षण है प्रवृत्ति, अभिप्रेरणा, शील गुण और संवेग। तो मित्रों अहम शक्ति और सामाजिक लक्षण शील गुणों के अंतर्गत रखे जाते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों, लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और वीडियो को अच्छा लगता है वीडियो को तो वीडियो को लाइक जरूर करना मित्रों। मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में PDF दे दी है, शुरू में भी बता दिया था और वापस बता रहा हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड इसको कर सकते हो। 50वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? प्रयोग, केस अध्ययन, अवलोकन और क्षेत्र अध्ययन। तो मित्रों गहन अध्ययन की यदि बात करें तो केस स्टडी में, जिसको व्यक्ति इतिहास विधि भी कहते हैं, उसमें किसी व्यक्तित्व का गहन अध्ययन किया जाता है। तो आपका दूसरा विकल्प सही है। तो कैसा लगा टेस्ट जरूर कमेंट करके जाए, जितने प्रश्न आपके सही होते हैं वो भी जरूर बताएं मित्रों। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली क्लास में। वैसे प्रश्न तो और भी बना सकता था, लेकिन 50 प्रश्न काफ़ी होते हैं मेरे हिसाब से। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा है।